दौर था 1991 का, जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हर तरफ गोलियों और बम धमाकों की गूंज थी। अमेरिकी सेना किसी भी कीमत पर दुश्मनों और आतंकवादी ठिकानों को मिटाना चाहती थी। पर वहीं एक अमेरिकी सोल्जर जैक स्टार्क्स केवल एक ऐसा शख्स था जिसके कानों ने इस शोरगुल के बीच मासूमों की चीखें, उनकी मदद की पुकार सुनी। उसने देखा कि उसकी सेना द्वारा बंदी बनाए गए इराकी लोगों में एक बच्चा भी शामिल था। बच्चे को डरा हुआ देख जैक उसे छुड़ाने गया, लेकिन तभी उस बच्चे ने एक गन निकाली और सीधा जैक के सिर पे गोली दाग दी। जैक दर्द से तड़पता वहीं गिर पड़ा। कुछ समय बाद घायल सैनिकों को मिलिट्री कैंप पर लाया गया, जिनमें जैक भी शामिल था। मेडिकल टीम ने जैक की जांच की और पाया कि वो मर चुका था। वे उसे मुर्दा घर ले जाने ही वाले थे कि तभी अगले ही पल अचानक ही जैक ने आंखें खोली, जैसे मौत से जाग उठा हो। जैक को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। एक लंबे इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि दिमाग में चोट लगने की वजह से उसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो गया है, जिस वजह से जैक को उसके भूतकाल की बहुत सी बातें अब याद नहीं रहेंगी और जो कुछ दर्दनाक यादें होंगी उसे उसका दिमाग अपने आप उसके भीतर ही दबा देगा। जैसे कि गोली लगने वाली दर्दनाक घटना उसे याद नहीं रहेगी। करीब 1 साल तक मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका इलाज चला और फिर पूरी तरह ठीक होने के बाद जैक अपने घर की तरफ चल दिया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो हर किसी में अपनापन तलाश करता, हर किसी की मदद करता। ऐसे ही घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक औरत और उसकी छोटी बच्ची सड़क के किनारे नजर आई। वो औरत नशे में इतनी धुत थी कि खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। जैक मदद के लिए उनके पास गया। बच्ची ने जैकी के तौर पे अपना परिचय दिया और बताया कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। जैक उनकी गाड़ी ठीक करने लगा। इसी बीच बच्ची ने जैक के बैग में उसका मिलिट्री टैग्स देखा, जो उसे पसंद आ गया। जैक ने कहा कि वो उसे रख सकती है। जैकी बहुत खुश हुई। इतने में ही उनकी गाड़ी ठीक हो गई। तभी जैकी की माँ जेन गुस्से में आई और जैक को ही गालियां देने लगी। जैकी ने अपनी माँ को समझाया कि जैक उनकी मदद कर रहा था, पर नशे में धुत जेन कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। उसने जैक को तुरंत वहां से जाने को कहा। जैक ने बुरा नहीं माना और मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद एक अजनबी ने जैक को लिफ्ट दी, लेकिन दोनों थोड़ी ही दूर गए ही थे कि तभी एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोक ली। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैक अब कोर्ट रूम में बैठा था, जहां उस पर मुकदमा चल रहा था। दरअसल उस दिन जब जैक एक अजनबी से लिफ्ट लेकर घर लौट रहा था, तब वहां कोई भयानक घटना घटी। हालांकि एमनीशिया के कारण जैक को उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। घटना स्थल पर वो पुलिस वाला मृत पाया गया। उसे 3 बार गोली मारी गई थी। कुछ ही दूरी पर जैक भी घायल पड़ा था, जिसे उस पुलिस वाले की गोली लगी थी। जैक के पास ही एक बंदूक भी पड़ी थी, पर वो अजनबी जिसने जैक को लिफ्ट दी थी वो गायब था। क्राइम सीन देखकर पुलिस को यही लगा कि जैक ने पुलिस वाले को मारा, पर मरने से पहले पुलिस वाले ने भी जैक पर गोली चला दी, जिससे जैक घायल हो गया। जैक को मालूम था कि वो निर्दोष है, लेकिन बदकिस्मती से एमनीशिया के कारण जैक को उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अजनबी भी नहीं जिसने उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। हालांकि जैक को जैकी और जेन अच्छे से याद थे, लेकिन इस पर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जैक केवल बचने के लिए जेन और जैकी की मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, क्योंकि उन्हें जैकी और जेन नाम की माँ बेटी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लास्ट नेम, एड्रेस कुछ भी नहीं। जब सारे सबूत जैक के खिलाफ जाने लगे, तब जैक के वकील ने साबित कर दिया कि जैक एक मानसिक रोगी है, इसलिए उस पर खून का कोई इल्जाम नहीं लगा, पर उसे इलाज के लिए एल्पाइन ग्रूव नाम के एक क्रिमिनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हॉस्पिटल में जैक को कैदी की तरह रखा जाता। समय समय पर ढेर सारी दवाइयां दी जाती। भले ही जैक को विश्वास था कि वो पागल नहीं है, पर फिर भी उसे वो दवाइयां खानी पड़ती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक रात 2 गार्ड्स उसके सेल में आए और जबरदस्ती उसके मुंह पे टेप लगाकर उसे एक इंजेक्शन लगा दी, जिससे जैक को एक नशा सा हो गया। फिर वे गार्ड्स जैक को पकड़कर बेसमेंट में ले आए, जहां फैसिलिटी के चीफ डॉक्टर थॉमस बेकर ने उसे एक स्ट्रेट जैकेट पहनाकर उसके हाथ पैरों को कसकर बांध दिया और फिर उसके मुंह से टेप हटाया। जैक उनके आगे गिड़गिड़ाता रहा कि वो पागल नहीं है, पूछता रहा कि आखिर उसके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे एक ड्रॉर में बंद कर दिया। उस ड्रॉर में जहां लाशों को रखा जाता था, उस अंधेरे से भरे तंग ड्रॉर के अंदर जैक का दम घुटने लगा। वो बाहर निकलने के लिए चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद जैक बिल्कुल सुस्त पड़ गया। उसे अपनी आंखों के सामने उसके बीते कल के दृश्य नजर आने लगे, कुछ दर्दनाक, जैसे उसे गोली लगने का दृश्य। वो दर्द उसे महसूस हुआ। फिर उसने अपने बचपन की यादों में भी झांका, जब उसकी माँ उसे दुलार कर रही थी। इस दौरान उसने कुछ अनजान चेहरे भी देखे। कुछ पल वो दर्द से चीखता चिल्लाता रहा,
लेकिन फिर अचानक ही खामोश हो गया। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर ने उसे ड्रॉर से बाहर निकाला। डॉक्टर उम्मीद कर रहा था कि अब तक जैक बेहोश हो चुका होगा, लेकिन जैक पूरी तरह होश में था, आंखें खुली हुई, आंसुओं से भरी। गार्ड्स उसे उसके कमरे में ले गए। अगली सुबह जैक एक्टिविटी हॉल में मायूस बैठा टीवी देख रहा था। इसी दौरान एक पेशेंट उसके पास आया। नाम था रूडी मैकेंजी। रूडी जबरदस्ती ही जैक से बातें करने लगा, उसे अपने बारे में बताने लगा। उसका कहना था कि उसे यहाँ भर्ती किया गया है क्योंकि उसने 30 बार अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की। इस बात को रूडी ऐसे बता रहा था जैसे कोई महान काम किया हो। वो जैक से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जैक ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। फिर उसी रात वो 2 गार्ड्स जैक को एक बार फिर बेसमेंट में ले आए, पर इस बार जैक ने उनका विरोध नहीं किया। ये देखकर डॉक्टर बेकर उसे उम्मीद बांधते हुए कहने लगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे जैक की मदद होगी। लेकिन तभी जैक ने जैकेट उठाया और वो भारी भरकम जैकेट बेकर पे दे मारा। बेकर का चेहरा जख्मी हो गया। गार्ड्स ने जैक को धर दबोचा और जैकेट पहनाकर उसे फिर ड्रॉर में बंद कर दिया। इस बार बेकर ने जैक को दवाई का हैवी डोज दिया था। जैक डर से चिल्लाता रहा कि उसे यहाँ नहीं रहना, पर बेकर को उस पर जरा भी दया नहीं आई। हालांकि बेकर के असिस्टेंट जस्टिन को जैक की हालत पर तरस आ रहा था। उसने बेकर से जैक को आजाद करने की गुजारिश की, लेकिन बेकर ने मना कर दिया और जस्टिन को याद दिलाया कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। असल में बेकर जिसे ट्रीटमेंट कह रहा था वो दरअसल उसका क्रूर एक्सपेरिमेंट था। उसकी कोशिश थी कि मरीजों को इतनी तकलीफ, इतना डर और इतना दर्द दिया जाए कि उनके भीतर की हिंसा, गुस्सा और नफरत हमेशा के लिए दब जाए, भले ही इस प्रोसेस में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। बेकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में आने वाला हर मरीज उसकी नजरों में अपराधी ही था, जिनके लिए उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी। उसका मानना था कि क्रिमिनल्स चाहे दिमागी मरीज ही क्यों न हो, उन्हें सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। इसीलिए वो उन पर ये बेरहम एक्सपेरिमेंट्स करता। लेकिन बेकर को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ड्रॉर के अंदर मरीज असल में क्या अनुभव करते हैं। उस रात दवा के हैवी डोज ने जैक के दिमाग को इस कदर सुस्त कर दिया कि वो अपना कॉन्शियसनेस खो बैठा। अब उसका सब कॉन्शियस माइंड उस पर हावी था। अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक साफ सुथरा दृश्य उभर आया। उसने खुद को एक सड़क के किनारे खड़ा पाया, बिल्कुल अकेला और उलझा हुआ। उसी पल एक लड़की जो एक रेस्टोरेंट से निकल रही थी, उसकी नजर जैक पर पड़ी। सर्द हवाओं के बीच पतले से कोट में खड़े जैक को ठंड में ठिठुरते देख वो लड़की उसके पास आई। उसे लगा शायद जैक टैक्सी का वेट कर रहा है। उसने जैक से कहा, अगर तुम टैक्सी का वेट कर रहे हो तो आज क्रिसमस ईव है, तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। जैक उसकी कार में आकर बैठ गया। लड़की ने पहले तो शराब के कुछ घूंट लगाए, फिर पूछा, तो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? जैक कुछ उलझा सा था। उसने कहा, मुझे पता नहीं। ये सुनकर लड़की को हैरानी हुई। उसे लगा कि शायद जैक शहर में नया है। वो उसे अपने घर ले आई। घर आकर उसने जैक के लिए कोई शेल्टर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन क्रिसमस के कारण कुछ भी उपलब्ध नहीं था। जैक वापस जाने लगा, पर लड़की ने उसे रोक लिया और कहा कि वो उसे बाहर ठंड में मरने नहीं छोड़ सकती। जैक ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपना परिचय देना चाहा, लेकिन उस लड़की ने कहा कि उसे जैक के बारे में कुछ नहीं जानना। उसने सुबह होते ही जैक को अपने घर से चले जाने को कहा। फिर नशे में धुत वो लड़की सोफे पर ही सो गई। जैक को उससे हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि वो भी जैक की तरह जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी। उसके बारे में जानने के लिए जैक इधर उधर बिखरी चीजों को देखने लगा। अचानक ही जैक का ध्यान एक मिलिट्री टैग पर गया। जैक ने जब उसमें नाम पढ़ा तो सन्न रह गया। वो मिलिट्री टैग जैक का ही था, वही टैग जिसे उसने कुछ दिनों पहले उस बच्ची जैकी को दिया था, जिसकी कार उसने ठीक की थी। उसी पल जैक ने वहां जैकी और उसकी माँ जेन की कुछ तस्वीरें भी देखी। वो भागकर उस लड़की के पास आया और उससे पूछा कि फोटो में मौजूद बच्ची और वो औरत उसकी क्या लगती है। उस लड़की ने कहा कि ये तस्वीर उसके बचपन की है। तस्वीर में उसके साथ उसकी माँ है, यानी वो लड़की खुद को जैकी बता रही थी। जैक ने हैरानी से पूछा कि ये कौन सा साल है। जैकी ने कहा 2007, यानी कि ये 15 साल आगे भविष्य का समय था। जैक को यकीन नहीं हुआ। उसने जैकी से पूछा कि उसकी माँ जेन कहाँ है। जैकी ने बताया कि उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। सिगरेट स्मोकिंग की लत के कारण एक दिन वो सिगरेट पीते पीते बिस्तर पर ही बेहोश हो गई। बिस्तर ने आग पकड़ ली और वो उस आग में जलकर मर गई। तब से जैकी बेसहारा थी। जैक ने जैकी को भी इस हकीकत से रूबरू कराया कि वो वही जैक है जिसने बचपन में उनकी गाड़ी ठीक की थी और उसे अपना मिलिट्री टैग दिया था। लेकिन ये सुनकर जैकी बहुत ज्यादा भड़क गई। उसने कहा कि जैक तो 1 जनवरी 1993 में अल्पाइन ग्रोव हॉस्पिटल में ही मर गया था। जैक को यकीन नहीं हुआ। वो जैकी को समझाता रहा कि वो जैक ही है, लेकिन जैकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जैक को चिल्लाकर घर से बाहर जाने को कहा।
जैक घर से बाहर आ गया और रोने लगा, पर जब उसने होश संभाला तो देखा कि वो तो अब भी स्ट्रेट जैकेट से बंधा हुआ ड्रॉर में बंद था। जैक को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो पूरी रात ड्रॉर में ही पड़ा रहा, भूखा प्यासा और सांस लेने के लिए जूझता हुआ। सुबह जाकर डॉक्टर बेकर ने उसे ड्रॉर से बाहर निकाला। जैक बिल्कुल भी होश में नहीं था। भूख और प्यास से वो बिल्कुल कमजोर हो गया था। कुछ समय बाद उसे हॉल में फिर से कोई दवाई दी जा रही थी। इतने में ही बेकर उसके पास आया। जैक ने गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसे ड्रॉर में बंद क्यों रखा जाता है। पर बेकर जैक को ये कहकर बहकाने लगा कि जैक को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। वो ड्रॉर, वो स्ट्रेट जैकेट सब उसका भ्रम है जिसे वो असलियत समझ रहा है। ये कहकर बेकर वहां से जाने लगा। तभी एक डॉक्टर ने उसे रोका। वो थी डॉक्टर बेथ लॉरेंसन, एक साइकेट्रिस्ट जो जैक और बाकी पेशेंट्स की देखरेख करती थी। बेथ को बेकर के गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट पर शक हो चुका था, क्योंकि बेकर का पिछला पेशेंट टेड केसी उसकी ट्रीटमेंट के दौरान मर गया था। बेथ को डर था कि जैक का भी वही हश्र ना हो। बेथ ने बेकर से कहा कि उसने जो टेड केसी के साथ किया, कृपा करके जैक के साथ ना करे। इस पर बेकर ने उसे याद दिलाया कि टेड केसी ने कितना घोर अपराध किया था। उसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी और फिर पेड़ पर चढ़कर भेड़िए की तरह हाउल करने लगा। बेकर ने कहा कि ऐसे दरिंदे अपराधी पागल होने के कारण सजा से तो बच जाते हैं, पर उनकी मानसिकता कभी नहीं बदलती और वो उनकी मानसिकता बदलने का ही प्रयास कर रहा है। ये कहकर बेकर चला गया। दूसरी ओर जैक को यकीन था कि वो सब उसका भ्रम नहीं हो सकता। उसे अंदाजा था कि उसे ड्रॉर में डाला गया था और उसने भविष्य में 2007 में टाइम ट्रेवल भी किया। इस मामले की तह तक जाने के लिए उसने रूडी से बात की और उससे पूछा कि क्या उसे बेकर के उस सीक्रेट ड्रॉर वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ मालूम है। तब रूडी ने बताया कि बेकर उसके साथ भी वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है। जैक ने पूछा कि क्या उसे भी ड्रॉर के अंदर भविष्य का अनुभव हुआ था। रूडी ने बेझिझक हाँ में जवाब दिया। जैक का शक यकीन में बदल गया, लेकिन इस बात ने उसकी चिंता भी बढ़ा दी, क्योंकि अगर उसके भविष्य में जाने वाली घटना हकीकत थी, अगर वो सच में भविष्य की जैकी से मिला था, तो जैसा कि जैकी ने उसे बताया था कि वो 1 जनवरी 1993 के दिन मरने वाला है, ये भी सच होगा। आज 26 दिसंबर 1992 था, यानी कि जैक आज से 4 दिन बाद मर जाएगा। जैक दहशत में आ गया। उसे पता लगाना था कि वो कैसे मरा, ताकि वो अपनी मौत को टाल सके, लेकिन इसके लिए उसे फिर से भविष्य में जाना था। उसने रूडी से पूछा कि वो ऐसा क्या करे कि बेकर उसे जल्द से जल्द ड्रॉर में भेज दे। रूडी ने कहा कि ये तो आसान है, बस उसे बेकर की नाक में दम करना होगा। बस ये सुनते ही जैक ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर बेकर को गुस्सा दिला दिया। बेकर ने उसी रात जैक को दवाई देकर फिर ड्रॉर में बंद कर दिया। इस दफा जैक बिल्कुल शांत था। कुछ ही देर बाद वो अपना होश खोने लगा और अचानक उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। इस बार जैक की आंखों के सामने भविष्य नहीं, बल्कि उसका अतीत था। वही घटना जिसने उसे अपराधी बना दिया था। अब सब कुछ उसके दिमाग में बिल्कुल साफ था। उसने उस अजनबी से लिफ्ट ली, फिर पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस वाले ने दरवाजा खुलवाया ही था कि अचानक उस अजनबी ने बंदूक निकाली और पुलिस वाले पर गोलियां बरसा दी। असल में वो आदमी एक खतरनाक अपराधी था, जिसकी कार चोरी की थी और वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। उसने पुलिस वाले को 3 गोलियां मारी, लेकिन मरने से पहले पुलिस ने भी पलटकर फायर किया। गोली उस अपराधी को नहीं लगी, बल्कि सीधा जैक को जा लगी। जैक वहीं गिर पड़ा और वो अपराधी चालाकी से अपनी बंदूक से फिंगरप्रिंट मिटाकर उसे जैक के पास फेंक कर भाग गया। पुलिस ने जब क्राइम सीन देखा तो यही समझा कि जैक और पुलिस वाले की मुठभेड़ हुई थी और पुलिस वाले का कातिल जैक ही है। लेकिन अब ये सच याद आने के बाद जैक के दिल को पहली बार सुकून मिला, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो गुनहगार नहीं, बल्कि सिर्फ हालात का शिकार था। जैक उस दृश्य से जैसे ही बाहर आया, उसने फिर खुद को भविष्य में पाया। एक रेस्टोरेंट के अंदर सामने जैकी थी, जो जैक को वापस देख हैरान हो गई। हालांकि जैकी को भी अब यकीन हो चुका था कि जैक पास्ट से फ्यूचर में आया है, क्योंकि जैक ने उसे वो घटना एकदम सटीक बताई थी जब बचपन में वो उससे मिला था। उनकी गाड़ी ठीक की थी और जैकी को अपना मिलिट्री टैग दिया था। जैक ने जैकी से मदद मांगी ताकि एल्पाइन ग्रूव जाकर पता लगा सके कि उसकी मौत कैसे हुई। जैकी उसे एल्पाइन ग्रूव हॉस्पिटल ले आई। 15 साल के बाद वो हॉस्पिटल काफी बदल चुका था। डॉक्टर बेकर तो अब वहाँ काम नहीं करता था, लेकिन डॉक्टर बेथ वहाँ मौजूद थी। वो जैक को देख हैरान रह गई। हालांकि जैक ने अपनी पहचान छुपाने के लिए बेथ से झूठ बोल दिया कि 15 साल पहले वहाँ पेशेंट रह चुके जैक उसके चाचा हैं, जिनके बारे में वो जानकारी लेने आया है। उसने बेथ से पूछा कि वो उसके अंकल जैक को कैसे जानती थी। बेथ ने बताया कि जैक उसका सबसे खास मरीज था, जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। जैक ने पूछा कि उसने ऐसा क्या किया था कि इतना खास बन गया। बेथ ने बताया कि उसकी दोस्त का एक बेटा था बबाक याजडी,
जो दिमागी रूप से बीमार था, वो बहुत ज्यादा स्लो था, ठीक से चल फिर और बोल भी नहीं पाता था। जैक ने बबाक को ठीक करने में उसकी मदद की थी। जैकी ने पूछा, कैसी मदद? लेकिन बेथ ने जानबूझकर जैक को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जैक सीधा मुद्दे पर आया और पूछा कि उसके अंकल जैक की मौत कैसे हुई। बेथ ने बताया कि जैक की मौत सिर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। जैक ने पूछा कि उसके सिर पे चोट लगी कैसे, पर बेथ फिर सच्चाई छुपाने लगी। उसने कहा कि इस बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। हालांकि उसके हाव भाव से जैक को समझ आ चुका था कि बेथ कुछ छुपा रही है। जैक ने जब जोर दिया तो बेथ ने कहा कि इस बारे में डॉक्टर बेकर को ज्यादा मालूम होगा। जैक और जैकी उसके केबिन से बाहर आ गए। जैकी ने जैक से प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए डॉक्टर बेकर का एड्रेस निकालेगी। जैक और जैकी ने अब तक साथ में काफी अच्छे पल बिताए थे। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस रात दोनों ने साथ प्यार भरे लम्हे गुजारे। फिर जैकी जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि जैक जा चुका था। दरअसल जैक की दवाई का असर खत्म होते ही वो अपने समय में आ गया था, लेकिन वो बेहोश था। सुबह जब वो बेहोशी से जागा तो खुद को हॉस्पिटल की बेड पे पाया, जहां डॉक्टर बेथ उसकी देखभाल कर रही थी। बेथ जैक से सच जानना चाहती थी कि बेकर उसके साथ क्या करता है। इस पर जैक ने बेथ को सब सच बता दिया, पर जब उसने कहा कि वो फ्यूचर में जाकर आया है तो बेथ भी हंस पड़ी। उसे लगा जैक मन गढ़ंत कहानी बना रहा है। उसने भी जैक से यही कहा कि उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो अपने मन में चल रही कहानी और असलियत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा है। तब जैक ने कहा कि रूडी को भी ये बात पता है कि ड्रॉर के अंदर जाने वाला हर मरीज अपने भविष्य में जा चुका है, यहाँ तक कि रूडी भी। इस पर बेथ ने मुस्कुराकर कहा कि बातें बनाना तो रूडी की आदत है। वो सबको बताता है कि उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की, इसलिए वो यहाँ है। लेकिन हकीकत तो ये है कि रूडी की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, जिस वजह से वो पागल हुआ। उसने खुद को 2 महीने तक कमरे में बंद करके रखा था। ये जानकर जैक को हैरानी हुई, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने का एक और सबूत था। उसने बेथ के सामने बबाक का जिक्र किया। बबाक बेथ की दोस्त का दिमागी रूप से बीमार बेटा जिसका वो इलाज कर रही थी। उसने अब तक किसी को भी बबाक के बारे में नहीं बताया था, पर जैक के मुंह से उसके बारे में सुनकर उसे झटका लगा। फिर उसी रात एक बार फिर बेकर ने जैक को ड्रॉर में बंद कर दिया। जैक एक बार फिर अपने भविष्य में चला आया। जैकी उसे देख बहुत खुश थी। जैकी ने बताया कि उसने डॉक्टर बेथ और डॉक्टर बेकर के बारे में और भी जानकारी हासिल की है। जैक ने पूछा कि बेथ के बारे में उसे क्या पता चला। जैकी ने कहा कि बेथ को पहले ये लगता था कि उसकी दोस्त के बेटे का दिमाग स्लो है, लेकिन असल में उसे सीजर्स यानी कि दिमागी दौरे की बीमारी थी। बेथ ने उस पर हल्की सी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया, जिससे उसके दौरे रुक गए और वो ठीक हो गया। जैकी ने आगे बताया कि बबाक को सीजर होने वाली बात और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी से उसका इलाज करने वाली बात जैकी उसे बताने वाला है यहाँ से लौटने के बाद। इसके बाद जैकी जैक को एक चर्च के पास ले आई, जहाँ उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर बेकर से। जैक बेकर के सामने जा खड़ा हुआ। उसे देख बेकर ऐसे डर गया मानो कोई भूत देख लिया हो। उसे लग रहा था वो जैक नहीं उसका कोई बेटा है, लेकिन जैक ने उसकी गलत फहमी दूर कर दी। उसे बताया कि वो पास्ट से आया है और ये टाइम ट्रेवल मुमकिन हो पाया है उसके ड्रॉर वाले एक्सपेरिमेंट की बदौलत। जैक ने उससे सीधा सवाल किया, डॉक्टर मैं जानता हूँ 1 जनवरी 1993 के दिन मेरी मौत हो जाएगी। मैं यहाँ ये पता लगाने आया हूँ कि मेरी मौत कैसे हुई। क्या मुझे मारने वाले तुम ही थे? इस पर बेकर ने सफाई देते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा था जैक। मुझे बस इतना याद है कि जब आखिरी बार मैंने तुम्हें ड्रॉर से बाहर निकाला था तब तुमने कुछ नाम लिए थे। जैक ने पूछा, कौन से नाम? बेकर ने कहा, नेथन पाइहोवस्की, जैक्सन मैकग्रेगर, टेड केसी। ये वो मरीज थे जिनका मैंने इलाज करने की कोशिश की और वो मारे गए। मुझे ये जानकर हैरानी हुई थी कि तुम्हें इन लोगों के बारे में कैसे पता। जैक ने मुस्कुराकर कहा, अभी अभी आपने ही तो मुझे वो नाम बताए। बेकर घबराहट में वहां से भाग गया। इसी दौरान अचानक ही जैक की हालत खराब होने लगी। उसे समझ आ गया कि प्रेजेंट टाइम में दवाई का असर खत्म हो रहा है। वो जल्द ही अपने समय में लौटने वाला है। उसने जल्दी जैकी से उसके पुराने घर का एड्रेस पूछा, जहां वो अपनी मां के साथ रहती थी। जैकी ने उसे अपना एड्रेस बताया और उसी पल जैक वापस अपने समय में लौट आया। बेकर ने जब जैक को ड्रॉर से बाहर निकाला, जैक की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने बेकर के आगे उन तीनों मरीजों का नाम लिया जिसे बेकर ने अब तक एक्सपेरिमेंट के नाम पर मारा था। जैक रोता हुआ उससे कहने लगा कि एक दिन वे सभी आत्मा की तरह उसके सामने आएंगे, उसे चैन से जीने नहीं देंगे। उस वक्त तो बेकर को कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ देर बाद जैक हॉस्पिटल की बेड पे पड़ा था। इसी दौरान डॉक्टर बेथ उसके पास आई। वो जानना चाहती थी कि जैक को बबाक के बारे में कैसे पता चला। इस पर जैक ने कहा, तुम्ही ने उसके बारे में मुझे बताया था डॉक्टर, भविष्य में, और तुमने ये भी जान लिया था कि बबाक का दिमाग स्लो नहीं है बल्कि दिमागी दौरे की वजह से वो स्लो है। तुमने उसे हल्की इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जिससे वो ठीक हो गया।
बेथ ने कहा, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी बड़ों के लिए होती है, बच्चों पर इसे इस्तेमाल करना खतरनाक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये कहकर बेथ चली गई। हालांकि बेथ बबाक को अपने बेटी की तरह मानती थी, वो उसे किसी भी हाल में ठीक करना चाहती थी, इसलिए उसने एक बार जैक पर भरोसा करके देखा। उसी रात उसने बबाक को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी, जिससे वो ठीक हो गया। बेथ की खुशी का ठिकाना न रहा। वो वापस जैक के पास आई। वो उसकी शुक्रगुजार थी। उसने कहा, जैक, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। जैक ने कहा, भविष्य के मुताबिक आज मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? बेथ ने हाँ कहा। जैक कमजोर हालत में ही जैकी के घर के लिए निकल गया। नन्ही जैकी से मिलकर जैक का दिल भर आया। उसने उसकी मॉम जेन को एक लेटर दिया, जिसमें उसने वो सारी बातें लिखी थी कि कैसे जेन की सिगरेट की लत उसकी जान ले लेगी, उसकी बेटी जैकी बेसहारा हो जाएगी और नशे में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जेन को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तब जैक ने उससे कहा कि उसने भविष्य देखा है, जिसके मुताबिक वो आज मरने वाला है। अगर जेन को उस पर यकीन नहीं तो वो कल एल्पाइन ग्रोव हॉस्पिटल आ जाए, उसे उसकी लाश मिलेगी। फिर जैक वहां से लौट गया। वापस हॉस्पिटल लौटते वक्त उसने बेथ से गुजारिश की कि जब उसका आखिरी वक्त आए वो उसे ड्रॉर में डाल दे, ताकि वो भविष्य में लौट सके। इस दौरान जैक काफी कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो इलाज के बीच से ही उठकर जेन को लेटर देने चला गया था। बेथ उसे संभालती हुई कार से उतार रही थी। तभी अचानक ही जैक के दिमाग में एक याद कौंध गई। उसने वो पल देखा जब इराक वॉर में उसे गोली लगी थी। यादों में जैसे ही बच्चे ने उसे गोली मारी, जैक को असलियत में भी एक झटका सा लगा और वो उछलकर सिर के बल सीधा जमीन पे गिरा, जिससे उसका सिर फट गया। उसके सिर से खून की धार बहने लगी। जैक का बच पाना नामुमकिन लग रहा था, इसलिए बेथ ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। उसने फौरन डॉक्टर बेकर के असिस्टेंट जस्टिन को वहां बुलाया। दोनों जैक को उठाकर बेसमेंट में ले आए, उसे दवाई का हैवी डोज दिया और ड्रॉर में बंद कर दिया। जैक की धीरे धीरे सांसें थम गई और वो उस शरीर से हमेशा के लिए मुक्त होकर भविष्य में आ गया, एक ऐसे भविष्य में जो अब बदल चुका था। वो ठीक उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था जहां पहली बार जैकी उसे मिली थी। वहां उसने एक नई जैकी को देखा, जिसकी जिंदगी अब काफी खुशहाल लग रही थी। यानी कि जैक ने जेन को जो लेटर दिया था, वो पढ़कर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। उसने सिगरेट छोड़ दी और मौत से बच गई। अपनी बेटी को उसने एक खुशहाल जिंदगी दी, जिस वजह से आज जैकी एक अच्छे मुकाम पर थी। हालांकि ये एक नया टाइमलाइन था, जहां खुशहाल जैकी जैक से पहली बार मिल रही थी। उसने जैक को पहले की तरह ठंड में ठिठुरता देख लिफ्ट दी और जैक खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। ये थी जैक की कहानी। इस कहानी में कई ऐसे पल आए होंगे जब आपको भी लगा होगा कि क्या सचमुच ये सब जैक के साथ हो रहा है, या फिर ये सब उसका हेलुसिनेशन यानी भ्रम है। क्या जैक सचमुच भविष्य में गया था, या फिर वो सब उसके दिमाग में गड़ी हुई कहानी थी जिसे वो सच मान रहा था। लेकिन फिर जैक का बेथ को बबाक के बारे में बताना और यहाँ तक कि उसका इलाज कैसे होगा ये तक बता देना, ये साबित करता है कि जैक वाकई भविष्य में गया था। मगर कहानी के अंत में जब जैक एक झटके से जमीन पे गिरता है, उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। वहां एक नया सवाल खड़ा होता है। याद कीजिए, ये सीन बहुत हद तक शुरुआत की तरह है। इराक वॉर के दौरान जैक को सिर में जब गोली लगी तब वो बिल्कुल वैसे ही गिरा था। अब सवाल ये भी है कि शुरुआत में जब उसकी मौत हो गई थी, फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हुआ? गोली सीधे उसके सिर में लगी थी और ऐसे में किसी का बच पाना लगभग नामुमकिन है। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक कहानी में जो भी हुआ वो सब जैक के दिमाग में चल रहा था। यानी जैक शुरुआत से ही बैटलफील्ड पर घायल पड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थी, पर उसका दिमाग तेजी से भाग रहा था। उसे भविष्य की अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग रास्ते दिखा रहा था कि अगर वो जीवित रहा तो उसके साथ आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन हर संभावना, हर कहानी घूम फिर कर वहीं आकर रुक गई, उस पल पर जब उसे गोली लगी थी और अंत में वो मर गया। आखिरकार यही इस फिल्म की खूबसूरती है। ये हमें उलझाती नहीं, बल्कि हमारी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देती है, ताकि हम फिल्म को अलग अलग नजरिए से समझें। तो दोस्तों, आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है? आपने इस कहानी को कैसे समझा? अपनी थ्योरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।